एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। देखिए, आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है भारत लोकतंत्र और विकास। ये आपके डीयू में भी है और इग्नू में भी है। ये जो बुक है जिसकी इग्नू में अगर आप देखेंगे तो एमए फर्स्ट ईयर है, उसको हम एमपीएससी 3 बोलते हैं, उसमें है ये बुक। और इग्नू में ही आप जब बैचलर डिग्री करते हैं, बीए करते हैं, तो उसमें भी है। अगर आप डीयू से कर रहे हैं तो डीयू में भी आपकी बैचलर डिग्री में ये बुक है। तो उसी को आज मैं आपको कराने वाली हूँ। इसमें से जो एक हमारा चैप्टर है विकास और लिंग भेदभाव, जो भेदभाव होते हैं उसके ऊपर ये हमेशा इसका क्वेश्चन आता है। इग्नू में भी आता है, जो आपका इग्नू है, और जो डीयू है उसमें भी आते हैं। तो वही मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। और जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जेंडर और विकास एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है। ये फिर आपसे पूछेंगे कि जेंडर और विकास के बारे में बताइए, या फिर वो संबंधित है, ये होगी एक तो उनके बारे में बताइए, या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो आपका ये एक ही आंसर आएगा। आप इसको पूरे को पढ़ सकते हैं, जब मैं समझाऊंगी तो आप इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, इसमें विकास और लिंग भेदभाव की बात हो रही है, जेंडर और विकास की। तो इसमें ये बताया गया है कि जो औरतें हैं उनकी स्थिति इसमें बताई गई है, क्योंकि देखिए भेदभाव तो औरतों के साथ ही होता है ना। तो उसकी स्थिति इसमें बताई गई है कि पहले तो देखिए 1974 में ये कहा गया था कि जो आर्थिक रूप से महिला अपना योगदान देती है, आर्थिक रूप से हो गया या फिर समाज में हो गया, महिला अपना पूर्ण रूप से योगदान देती है और उसका बराबर दर्जा होता है। परंतु जब नीतियाँ बनाई जाती हैं तो महिला उसमें बिछड़ी क्यों रह जाती है ना। जिसकी कोई नीतियाँ हो गई या कोई समितियाँ हैं, जो भी हम बनाते हैं, लागू करते हैं, उसमें महिलाओं को पीछे रह जाती हैं, है ना, उन्हों का वो बिछड़े रह जाती है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि महिला अपना पूर्ण योगदान देती है हर चीज़ में, चाहे वो समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, महिला का पूरा योगदान रहता है, परंतु बाकी चीज़ों में उसको पीछे कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इसमें बताएं कि अगर आप देखेंगे सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसमें भी इतने महत्वपूर्ण वो बनाती हैं, वो नीतियाँ या फिर समितियाँ बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, उसके बावजूद भी जो महिलाएं वो बिछड़ी रह जाती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं किया जाता इस रूप से कि वो उठ के कुछ करें आगे। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि संपत्ति हो गया या फिर संपत्ति का अधिकार हो गया, आर्थिक अधिकार हो गया, उनसे भी वो वंचित रहती हैं। परंतु ये पहले की बात है, जो संपत्ति का अधिकार है महिलाओं के हित में भी है, महिला का भी उसमें वो रहता है कि हिस्सा। तो ये पहले की बात है कि उसमें अधिकार से वंचित रहती है। पर बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं ना, बोलते कि महिलाएं का कोई घर नहीं होता, ठीक है, घर जहाँ मायका होता है वहाँ नहीं होता, ससुराल होता है वहाँ नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हम देख सकते हैं। और फिर आपने लैंगिक भेदभाव है वो तो आपने सुना ही होगा कि कितना ज़्यादा जो भेदभाव है आज भी देखने को मिलता है बहुत सारी जगहों पे। गाँव में तो अधिकतर है, शहरों में भी है कुछ जगह, है ना। तो इसलिए लैंगिक भेदभाव है, जो घरेलू हिंसा या फिर हिंसा का जो शिकार होती है वो भी आज भी है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, अभी भी आपको देखने को मिलेगा, आपने बहुत लोगों का सुना भी होगा। इसलिए इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोई भी नीतियाँ बनाते हैं, फिर नीतियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक कल्याण होना चाहिए, ना कि जो उत्पादन है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। कि जो आप नीतियाँ बना रहे हैं, कुछ चीज़ बना रहे हैं सरकार, तो उसका एक तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, ना कि उत्पादन में वृद्धि हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी हम नीतियाँ बनाएं उसकी ऐसी संरचना हो कि समस्या कैसे निपटा जाए, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये देखना होगा। ये नहीं कि समस्या ये है ये बता दी जाए, ऐसे नहीं, उससे कैसे निपटा जाए ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जो है महिलाओं का कल्याण हो सकेगा। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे भारत में विकास का मॉडल अपनाया जाता है उसमें ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक आर्थिक कल्याण, जो मैंने ऊपर आपको बताया वो चीज़ इसमें बता रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, उत्पादन में वृद्धि ना हो, ये सब ना देखा जाए कि उत्पादन में खाली वृद्धि हो और सामाजिक आर्थिक कल्याण ही ना हो। ये जो ऊपर होता है वो ये बता रहे हैं। आगे देखिए, और देखिए कि पहले के टाइम पे क्या था, जब स्वतंत्रता हुई थी तो भारत में जो महिला और पुरुष है उसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं थी, है ना। उसमें जिसकी समानता का अधिकार ये सब तो बाद में हुआ है, समानता बाद में आई है, पहले असमानताएं थी, चाहे आप आर्थिक रूप से देखें या फिर सामाजिक रूप से देखें, इसमें असमानता थी। परंतु बाद में क्या हुआ कि संविधान जब बना या फिर संविधान में अनुच्छेद 15 में रखा गया कि महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए। परंतु इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या कि जो परिवार थे, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे धर्म के अकॉर्डिंग महिला पुरुष जो है वो समान नहीं हो सकती हैं। वो अपने धर्म को ले आते थे
तो इसलिए बहुत सारे धर्म ने इसका विरोध भी किया कि महिला पुरुष जो होती है वो समान नहीं हो सकते हैं। और किस चीज़ का विरोध किया कि जो कानूनी विवाह होता है, कोर्ट मैरिज जिसे बोलते हैं, उसका भी विरोध किया। और जो आपकी संपत्ति होती है उसमें जो स्त्री का हिस्सा है वो नहीं होना चाहिए, उसका भी विरोध किया। क्योंकि आज के टाइम पे तो आपको पता होगा कि जो संपत्ति होती है उसमें स्त्री का भी मतलब कि वो होता है, हिस्सा होता है। परंतु इसका विरोध किया गया था पहले शुरू में सब चीज़ों का, कि जो भेदभावपूर्ण ये जो अधिकार हैं, जो हमने समानता का अधिकार है, ये हटा देना चाहिए। मतलब कि महिला पुरुष समान नहीं हो सकते। और जो कानूनी विवाह है वो गलत है, इसको भी हटा देना चाहिए। और जो संपत्ति का अधिकार है उसमें महिलाएं जो अपना हिस्सा लेंगी वो भी गलत है। तो ये सब चीज़ों का विरोध किया बहुत सारे धर्म ने, बहुत सारे परिवारों ने, कि ये सब चीज़ें गलत हैं। और फिर क्या क्या अधिकार बनाए गए कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है या फिर मौलिक अधिकार का दर्जा ये स्त्रियों को दिया गया था। परंतु क्या नहीं दिया गया कि समान वेतन का अधिकार नहीं था उस टाइम, कि महिला और पुरुषों की समान वेतन हो, ये अधिकार 1976 तक नहीं बनाया गया था। तो उसकी ये बात करें कि 1976 तक बहुत से कानून तो बनाए गए थे महिलाओं के हितों में, परंतु समान वेतन का नहीं अधिकार बनाया। तो जब समान वेतन ही नहीं होगा तो फिर भेदभाव कहाँ से ख़त्म होगा, वो चीज़ें इसमें बता रहे हैं। और फिर इसमें बताया कि जो महिला और जो पुरुष है उनकी जो असमानता या फिर जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए कोई मूलभूत या फिर ठोस कदम नहीं उठाए गए या फिर ठोस परिवर्तन कुछ नहीं किया गया। बस खाली क्या किया गया कि अनुच्छेद 15(3) के अनुसार कि जो बच्चे होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, बस उन लोगों को वहीं पर ही प्रावधान दे दिया गया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु जो मूलभूत कदम होते हैं, एकदम ठोस कदम होते हैं, वो नहीं उठाए गए। और उस टाइम पे क्या बता रहे हैं कि जैसे कि जो नेहरू जी थे या फिर जो हिंदू कोड बिल जो पास करने के लिए बताए थे, हिंदू और कि महिला और जो पुरुष हैं उनको भेदभाव हम हटा देंगे। और जो नेहरू जी ने बहुत सारे भाषण दिए थे, उन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, स्त्रियों को सबसे अच्छे अधिकार और श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो ये सब उस टाइम पे एक भ्रम टाइप का ही था, क्योंकि वो सब अधिकार उस टाइम प्राप्त ही नहीं हुए थे। परंतु ऐसे शो हो रहा था कि हाँ, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हो चुकी है, महिला और जो पुरुष है इसमें भेदभाव होंगे ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं था, ये लक्ष्य जो था ये प्राप्त नहीं हुआ था उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं। और फिर ये भी सोचा गया कि भारत में जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे ये जो असमानता है ये खुद ही दूर हो जाएगी। मतलब कि जो महिला और पुरुषों में जिस प्रकार की भी असमानताएं हैं या फिर महिलाओं के साथ जो भी भेदभाव किया जाता है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे विकास होगा भारत का। तो देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासन बहुत लंबे टाइम तक चला था, आपको बताया। तब औपनिवेशिक शासन जब ख़त्म हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, उसी दौरान औपनिवेशिक शासन जब चला था उसके दौरान क्या था कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसे कि उदारवादी जो सोच होती है, लोकतंत्रवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, ये सब जो परंपराएं थी इनका प्रभाव पड़ा। जब औपनिवेशिक काल जब चल रहा था तो उस दौरान क्या था, उसके बाद कि ये सब परंपराओं का हम पे प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि भारत की जो जैसे कि भारत में फिर बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई, जैसे कि लोकतंत्र को अपनाया गया, समाजवाद को अपनाया गया, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया। इन सबको अपनाते हुए जो भारत की राजनीति है उसको ठीक किया गया। और समाज और अर्थव्यवस्था इसमें महत्वपूर्ण जोर दिया गया कि जो समाज है और जो अर्थव्यवस्था उस पर ज़्यादा जोर दिया गया कि ये सब चीज़ें ठीक हो। और इसमें क्या किया गया कि समाज में न्यायपूर्ण और समानता पे आधारित, तो जो आपका समाज है वो किस पे आधारित, तो न्यायपूर्ण और समानता पे, जिसके कारण क्या होगा कि हर एक राज्य को बोल दिया गया कि आपका ये कार्य है कि आप अपने राज्य का कल्याण करें, वो आपको सौंपा जाता है। हर एक राज्य को अलग अलग दे दिया गया कि आप अपना सामाजिक आर्थिक खुद ही अपने हिसाब से करिए। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दिया गया कि सामाजिक परिवर्तन हो, जो समाज की सोच है उसमें परिवर्तन हो, और जो कानून है उसमें उसको ज़्यादा जोर दिया गया। और द्वितीय किसको जोर दिया गया, कल्याणकारी नीतियों को। अब कल्याणकारी नीतियों में क्या था कि योजनाएं जो है, विकास जो है, इस पर जोर दिया गया था। और जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं उसको दूर करने के ऊपर जोर दिया गया था। ये कब हुआ था, जब औपनिवेशिक शासन काल, जब उसके बाद में जो आधुनिक भारत आया, हमारा नया भारत जिससे बोल सकते हैं, औपनिवेशिक शासन काल के बाद उसके बाद ये सब चीज़ें अपनाई गई। क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी जो सोच है, बहुत सारी जो विचारधारा है उनका प्रभाव पड़ा, और जिसके कारण क्या हुआ कि हमारी राजनीति ठीक हुई। और जो राज्य के ऊपर जोर दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, आपका अपने जो राज्य है उसको संभालना है, और उसके जो भी मतलब कि भेदभाव जो है या फिर विकास जो वो आप देखोगे। तो ये सब चीज़ों पर जब जोर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती चली गई। तो महिला पुरुषों में जो भेदभाव है उस पर भी ध्यान दिया गया, जो विकास है उस पर भी ध्यान दिया गया। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं।
और फिर जब भारत में विकास का मॉडल अपनाया गया तो उसमें जो न्यूनतम आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लक्ष्य के लिए ये विकास का मॉडल अपनाया गया कि जो न्यूनतम आवश्यकता होती है इंसानों की, जनता की, उसके लिए उसका लक्ष्य प्राप्त कर सके, इसलिए इस विकास के मॉडल को अपनाया गया। परंतु देखिए इस विकास के मॉडल में कमी क्या थी कि पहले तो ये था कि इसमें ये था कि उत्पादन ज़्यादा हो, उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु जो वितरण प्रणाली है कैसे बांटा जाए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें बस ये था कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि जो पैदावार है किसी भी चीज़ की वो ज़्यादा हो, उस पर ध्यान दिया गया खाली। इस पर नहीं दिया गया कि कैसे हम इसको बांटेंगे, कैसे इसको वितरण करेंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन तक वो लाभ ही नहीं पहुँच पाया, है ना। तो इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि कैसे वितरण करें। इन्होंने सोचा कि खुद से ही जब उत्पादन होगा, जब वृद्धि होगी उत्पादन में, तो खुद से ही ये सबके पास पहुंच जाएगा और जिन्हों को लाभ चाहिए इसको लाभ पहुंच जाएगा और वो अपना विकास कर सकेंगे, वो उठ जाएंगे ऊपर, है ना। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि हम जब उत्पादन पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली सबके पास पहुँच जाएगा। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि ऑटोमेटिकली पहुँचेगा कैसे, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका ये जो विकास का मॉडल था ये सही नहीं था उस टाइम पे, जिसके कारण से क्या हुआ कि गरीबी ज़्यादा हो गई। क्योंकि देखिए जो गरीब हो तो और गरीब हो गए, उनके पास तक पहुँचा नहीं, और जो अमीर थे, जो काबिल थे, कुछ कर सकते थे, उनके पास पहुँच गया, है ना, उन्होंने ले लिया तो वो और अमीर हो गए और वो ठीक हो गए। परंतु जो गरीबी है वो और ज़्यादा बढ़ गई फिर। तो देखिए जो इस प्रकार का मॉडल था, इससे क्या परिणाम निकला कि जो आर्थिक और राजनीतिक हित होते हैं और जो सामाजिक आर्थिक विकास है और जो नीतियाँ और निर्माण है उन पे नियंत्रण हो गया था, कि उन पे नियंत्रण बढ़ गया। मतलब कि जो न्याय है वो तो धीमा हो गया था, न्याय की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होगी और जो वितरण की प्रक्रिया होती है वो धीमी होगी, परंतु जो राजनीतिक आर्थिक हित होते हैं वो पूरे होने लग गए लोगों के, जो राजनीतिक पार्टी में होते हैं, फिर जो राजनीतिक। और इससे क्या हुआ कि जो लोकतंत्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, या फिर जो वितरण प्रणाली है, न्याय की प्रक्रिया है, ये सब धीमी पड़ गई थी इसकी मॉडल की वजह से। क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसमें कि सब तक समान रूप से पहुँच नहीं पा रहा था जो भी उत्पादन हो रहा था। तो ये जो विकास का मॉडल था ये पूंजी प्रधान रह गया था। आपको मैंने बताया ना जो पूंजी, जो अमीर लोग हैं उनके पास पहुंच गया, जो गरीब है उनके पास नहीं पहुंचा, तो ये पूंजी प्रधान मॉडल था। और जो श्रम शक्ति थी उसके जो अवसर होते हैं वो भी कम होते गए, और जो प्रशासन होता है या शासन होता है जो उसका वर्ग था वो ताकतवर होता गया। क्योंकि देखिए वो तो ऑलरेडी धनी व्यक्ति होंगे, है ना, तो उनके पास तो सब चीज़ पहुँच रही थी, तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया। उनके हित जो होते हैं वो होने लगे पूरे, और जो बाकियों के हित है वो उनको दबाने लग गए फिर। और फिर क्या हुआ कि जो संपन्न वर्ग होते, जो ऑलरेडी अच्छा वर्ग, जो संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, उसके हितों की पूरी करने लग गए, और जो गरीब वर्ग के होते हैं या फिर जो निम्न वर्ग के होते हैं उन्हों की ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो इसी कारण से जो महिलाओं की चिंता है वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब ये सब वर्गों को प्रॉब्लम आएगी तो महिला वर्ग को भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रकार से महिला के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा इन सब मॉडल का। और जो क्या होता है कि प्रतिसत्ता के ऊपर ज़्यादा जो ढांचा है पूरा ही प्रतिसत्ता के ऊपर चल गया, क्योंकि जो फिर राजनीतिक में आए लोग फिर वो अपने ही बच्चों को लगा देते थे, राजनीतिक में कर देते थे, तो प्रतिसत्ता के ऊपर सब कुछ चल पड़ा। तो जो माता के ऊपर है, जो महिला के ऊपर है, फिर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी बिल्कुल भी। और प्रतिसत्ता के कारण क्या हुआ कि जो श्रम विभाजन होता है वो भी होने लग गया। श्रम विभाजन कैसे कि लिंग भेदभाव के ऊपर जो श्रम विभाजन होता है कि महिलाएं ये काम करती हैं, पुरुष ये काम करते हैं, तो श्रम विभाजन हो गया। उनकी जो सैलरी है, वेतन है, वो अलग अलग हो गया कि महिला को कम मिलना चाहिए, पुरुषों को ज़्यादा मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें होगी इसके कारण। और फिर इसमें ये भी बता रहे कि जो महिला का श्रम है उसको जिसके अलग कर दिया है, तो महिला का जो प्रजनन का श्रम है ये भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो महिला प्रजनन करती है वो भी एक तरह के। तो इसमें यही बताया गया कि विकास केवल उत्पादन वृद्धि से नहीं होता कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो विकास हो रहा है, नहीं। विकास के जो ये हम इसको समझेंगे तो बहुत उलझी हुई एक तरीके से है, और इसको समझाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है विकास के मॉडल में खाली आप उसको नहीं अपना सकते कि वृद्धि को, इसमें सब चीज़ों को इंक्लूड करना आता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही विकास हो सकता है। खाली आर्थिक रूप से हम देखें तो विकास नहीं हो पाएगा। और विकास के मॉडल हम
हम ये नहीं बोल सकते कि विकास का मॉडल ख़राब है तो इसलिए कि महिलाओं के ऊपर या फिर गरीबों के ऊपर या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके ऊपर शोषण हो रहा है। विकास के मॉडल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे सामाजिक संरचना किस प्रकार से है, इससे प्रभाव पड़ता है कि आपके यहाँ की सामाजिक प्रभुता किस प्रकार से है, कि वो पुरुष प्रधान देश है, वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा सोचता है, या फिर वहाँ पे न्याय है या नहीं है, समानता है या नहीं है, उसके ऊपर निर्धारित करता है सब चीज़ें। तो इसलिए कभी भी जब विकास होता है तो उसके अंदर सारे पहलुओं को इंक्लूड करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव का जो जीवन है उसके सभी जो भी पहलू होते हैं उन सबको शामिल करेंगे, तभी विकास सही से हो पाएगा देश का। और इसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं उनके जो सामाजिक हित होते हैं या उनके जो सामूहिक हित होते हैं वो उनको प्राप्त मतलब कि देने चाहिए, और उसमें न्याय भी होनी चाहिए, समानता भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तभी विकास सही से हो पाएगा और सब तक इसका लाभ पहुंच पाएगा। फिर बता रहे कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से ये पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो विकास के जो श्रेणी होती है उससे पीछे छूटती जा रही हैं, और जो कुशल की श्रेणी होती है उससे भी पीछे हट रही है, और जो अकुशल की श्रेणी होती है, फिर मजदूर की श्रेणी होती है, उसमें आती जा रही हैं। कि महिलाएं पहले तो थोड़ी ठीक थी तो अब और ज़्यादा खराब स्थिति में जाती जा रही हैं, क्योंकि जो रोज़गार के अवसर हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जब रोज़गार नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा, तो अकुशल की श्रेणी में आएगा। अब भाई आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान या फिर इससे थोड़ा पहले कि जो रोज़गार के अवसर है वो बहुत कम हो गए हैं, जिसके कारण कि जो संपन्न व्यक्ति थे वो भी अब असंपन्न व्यक्तियों में आते जा रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है कि जो पहले सुरक्षाएं दी जाती थी, पुरानी जो सुरक्षाएं दी जाती थी, चाहे वो महिला के ऊपर हो किसी के भी ऊपर हो, तो वो अब ख़त्म होती जा रही है। और जो विस्थापन है वो ज़्यादा होता जा रहा है। विस्थापन आप देखेंगे कि गांव से लोग शहरों में आते हैं, पर लॉकडाउन के समय कैसे शहरों के लोग गाँव में गए हैं ना, कि हाँ जो लोग वहाँ से आ रखे थे वो वापस गए, तो विस्थापन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और जो प्रवासन की वो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने चल जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें बता रहे कि महिलाएं जो हैं वो अब जो पढ़ाई लिखाई होती है उससे भी कम है, क्योंकि जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। तो वहीं यहाँ पे आंकड़े दे रखे, जैसे कि इसमें बता रहे कि वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं उनको जो साक्षरता, जो पढ़ाई लिखाई होती है, साक्षरता होती है, वो कितनी 54.16% है। और जो प्राथमिकता विद्यालय में जो पढ़ाई अधूरी रह जाती है, फिर छोड़ देती हैं जो महिलाएं, वो 50% हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो रूढ़िवादी सोच होती है, मान्यता होती है, उसके अकॉर्डिंग जो महिलाएं हैं वो पढ़ नहीं पाती है ज़्यादा आगे तक। आपने देखा होगा गांव में भी कि अब तो चलो बहुत ज़्यादा सही हो गया, पहले से महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, परंतु बहुत जगह ऐसे भी है कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं जहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता, सोचते कि क्योंकि उनकी जो रूढ़िवादी सोच होती है वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो सब चीज़ें। तो बस इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बताएगी कौन से सन में कितने प्रतिशत पढ़े थे, मतलब साक्षर थे, और कितने प्रतिशत नहीं थे, वो सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। और फिर इसमें आगे ये है कि महिलाओं के किस तरीके से जैसे कि अत्याचार होता है, वो ये है कि लंबे समय तक वो काम करती है, उनको कम वेतन दिया जाता है। जैसे कि जो काम के घंटे होते हैं वो तो अधिक होते हैं, परंतु जो वेतन होता है वो कम होता है। अब जिसके पुरुष और महिला है दोनों सेम घंटे ही काम कर रहे हैं, परंतु वेतन जो होगा वो पुरुष का अधिक होगा और महिलाओं का कम होगा। वो सब चीज़ें भी इसमें बताई जा रही है, किस प्रकार से ये सब चीज़ें आज भी हैं। तो बोले कि जो न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, कि जो न्यूनतम वेतन है उसको भी लागू होना चाहिए, कि इससे कम नहीं देना चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। और बहुत से जगहों पे तो ऐसे भी है जहाँ पे संरक्षण नहीं दिया गया महिलाओं को, वहाँ पे उनके जो श्रम होता है, उनका जो भी काम करना होता है उसको शोषण किया जाता है। मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अगर कुछ काम भी कर रही हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर वहाँ पे संरक्षण नहीं दिया गया महिलाओं को। तो और बोला जो संगठित क्षेत्र होता है तो उसमें भी 90% महिलाएं ऐसी हैं जो अकुशल हैं या फिर उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे 90% हैं जो संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और जो असंगठित क्षेत्र उसमें तो फिर महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। और तारी जो प्रौद्योगिकी आई है जब से, मतलब कि भूमंडलीकरण प्रौद्योगिकी जो है और ये सब आधुनिकीकरण है, इससे पुरुषों को ज़्यादा लाभ हुआ है महिलाओं के अकॉर्डिंग। और जो महिलाओं की स्थिति वो और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि
चलो पहले कुछ वेतन था जो भी था, परंतु प्रौद्योगिकीकरण और इससे बहुत ज़्यादा महिलाओं की स्थिति जो है वो और भी ख़राब हुई है और जो पुरुष है उनको ज़्यादा लाभ मिला है। और इसमें काम की बातों को अगर हम ना भी देखें, चलो इन्हों के जो श्रम है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी रही, परंतु जो कुपोषण है, जो स्वास्थ्य है, इसमें भी महिलाएं की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो गर्भधारण की शिकार हैं ये भी महिला हो जाती हैं, जिसके कारण इन्हों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जो स्वास्थ्य को लेके हैं वो सब। और दहेज को लेकर भी आज भी हम देख सकते हैं कि दहेज को लेकर भी बहुत सारे जगहों पे महिलाओं के साथ वो किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, वो पतियों के हाथ से पीटती हैं। ये भी आप देख सकते हैं, जो शिशु हत्या होती है, अगर बालिका है तो शिशु हत्या कर दी जाती है, ये भी आजकल है देखने को। ये नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो गया, बहुत जगह अभी भी है। हिंसा का शिकार होती है तो मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर बता रहे हैं कि जो स्थान जैसे संस्थाएं जो होती हैं उनके वहाँ से जब गारंटी मिल रही है, अब महिलाओं को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जब से गारंटी मिलने लगी है महिलाओं को, तो महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आया है पहले के अकॉर्डिंग। और आज देखेंगे आप तो महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार है। उनको पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है, नौकरियों में भी उनका मतलब कि उनको नौकरी दी जाती है, सही से वेतन भी दिया जाता है, तो उनकी स्थिति अब पहले से सुधर चुकी है। अब महिलाएं भी चुनाव लड़ती हैं, आप सभी को पता होगा, महिलाएं भी चुनाव में खड़ी होती हैं, तो महिलाओं के ऊपर भी अब ध्यान दिया जाता है। कोई भी योजना बनती है तो उसमें महिलाओं के ऊपर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर उनका क्या योगदान है, उनसे भी पूछा जाता है अब सब चीज़। तो इसमें ओवरऑल ये है कि पहले की स्थिति पहले से सब चीज़ बताई गई है कि इस प्रकार से ख़राब थी, कैसे क्या होता था, और फिर लास्ट में ये थोड़ी सी लाइन में ये बोला गया कि महिलाओं की स्थिति पहले से अब ठीक हो चुकी है, सुधर चुकी है। और वो भी इसलिए कि उनको जैसे कि इतने जो नियम कानून बन गए, उनको जो गारंटी दी जाती है ना, चाहे वो संस्था हो या किसी भी रूप से, तो अब महिलाओं की स्थिति में सुधार आ गया। तो ओवरऑल इसमें बस यही था। तो आज की मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैंने इसमें आपको एक ही क्वेश्चन समझाया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लिंग विकास के ऊपर आता है कि लिंग भेदभाव जो होता है, लिंग भेदभाव और विकास के ऊपर, या फिर जेंडर लिखा होगा और विकास लिखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन लिख के आना है उसमें। और अगर आपको और कोई चैप्टर या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये मैंने थोड़े टाइम बाद वीडियो बनाई है, थोड़े दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया मैं वीडियो नहीं बनाई थी बीच में, परंतु अब रेगुलर बनाऊंगी। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, फिर टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ, सॉल्व असाइनमेंट, आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराती हूँ। और अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड किसी से रिलेटेड कोई PDF चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, फिर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।